नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 22 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। निद्रा विहीन रात की पूरी थकान लिए हुए विजया ने जब सवेरे नीचे की बैठक में प्रवेश किया, तब देखा कि कचहरी के बही खाते टेबल पर तह सजे हुए हैं और बूढ़ा गुमाश्ता पास ही खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। उसने विनय के साथ कहा, माँ, ये बस आज ही वापस मिल जाने चाहिए। उससे 2 घंटे के बाद आने के लिए कहकर विजया ने ऊपर का खाता उठा लिया और वह खिड़की से लगे हुए कोच पर जाकर बैठ गई। उसमें मन लगाने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। उसकी उद्भ्रांत दृष्टि बार बार हिसाब के अंकों को छोड़कर खिड़की के बाहर यहाँ वहां भाग रही थी। सहसा उसने देखा कि वृद्ध रास बिहारी बगीचे के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। परेश से न जाने क्या पूछ रहे हैं और उंगली उठाकर कभी नीचे का कमरा, कभी ऊपर की छत दिखा रहे हैं। दोनों में से किसी की भी कोई बात सुने बिना विजया ने पलक मारते ही वृद्ध के क्रूर इशारे का मर्म हृदयंगम कर लिया। कुछ ही देर बाद वे परेश को छोड़कर कचहरी की तरफ चले गए। परेश घर की तरफ आ रहा था। विजया ने खिड़की से हाथ हिलाकर उसे बुला लिया और प्रश्न किया, तुझसे क्या पूछ रहे थे रे? परेश ने कहा, अच्छा माँ जी, गुमाश्ता जी से रुपया लेकर मैं पतंग और डोर खरीदने चला गया था ना। डॉक्टर बाबू के रोटी खाते समय क्या मैं घर पर था माँ? विजया ने कहा, नहीं तो। परेश ने कहा, तब बड़े बाबू कहते हैं क्या बात हुई थी बता साले, नहीं तो मैं तुझे सिपाही से बंधवाकर जल बिच्छू लगवाऊंगा। मैं बोला, नए दरबान ने तुमसे झूठ मूठ चुगल की है। माँ जी बोली, परेश तू दौड़कर डॉक्टर बाबू को बुला ला, तुझे अच्छी पतंग डोर खरीद दूंगी, इसीलिए ना दौड़ गया था। लेकिन तुम यह बड़े बाबू से मत कहना माँ जी, मुझसे बताने को उन्होंने मना कर दिया है। नहीं बताऊंगी, कहकर विजया ने परेश को विदा कर दिया और लौटकर वह फिर खाता खोलकर बैठ गई। लेकिन इस बार उसकी दृष्टि के सामने ही खाते की लिखावट एकदम लिप पूछकर एकाकार हो गई और रात के जागने के कारण लाल हुई आंखें असह्य क्रोध से आग की शिखा के समान जलने लगी। थोड़ी देर बाद ही रास बिहारी ने दरवाजे के बाहर छड़ी की आवाज करके मृदु मंद गति से प्रवेश किया और विजया की दृष्टि आकर्षित करने के लिए धीरे से थोड़ा खांस कर वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। विजया ने खाते से मुंह उठाकर कहा, आइए, आज इतने सवेरे कैसे? रास बिहारी ने उसी क्षण इस प्रश्न का उत्तर न देकर अत्यंत उद्वेग के साथ पूछा, तुम्हारी दोनों आंखें बहुत ही लाल दिखाई पड़ रही हैं बेटी, ठंड वंड तो नहीं लग गई? विजया गर्दन हिलाकर बोली, नहीं। रास बिहारी उस पर ध्यान न देकर चिंता व्यक्त करने लगे। बोले, बिना बताए तो मानूंगा नहीं बेटी, या तो रात को अच्छी नींद नहीं आई अथवा किसी प्रकार का कुछ। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार आंखें लाल होने का कारण तो कुछ न कुछ। विजया को अधिक प्रतिवाद न करके अपने काम में मन लगाते देख रास बिहारी रुक गए। थोड़ा मौन रहकर उन्होंने कहा, धूप के ही डर से सवेरे सवेरे आना पड़ा बेटी, सारी दस्तावेजें देखनी है। तुमने सुना नहीं, चौधरी लोग घोषपाड़ा की सीमा के संबंध में मामला दायर करने वाले हैं। जमींदारी के संबंध की अत्यंत आवश्यक दस्तावेजें बनमाली अपने पास ही रखते थे। एक तो उन सबका सदैव प्रयोजन नहीं होता और फिर अन्यंत्र खो जाने की संभावना रहती है, इसीलिए वे कभी उन्हें अपने पास से अलग नहीं करते थे। कलकत्ता से आते समय विजया उन सबको साथ ले आई थी और अपने सोने के कमरे की लोहे की अलमारी में उसने बंद करके रख छोड़ा था। विजया ने मुंह उठाकर कहा, यह किसने कहा कि वे लोग मामला दायर करेंगे? रास बिहारी ने विज्ञ भाव से कुछ हंसकर कहा, किसी ने नहीं बेटी, मैं हवा से खबर पा लेता हूँ। ऐसा न होता तो क्या इतनी बड़ी जमींदारी इतने दिनों चला पाता? विजया ने पूछा, वे कितनी जमीन का दावा करते हैं? रास बिहारी मन ही मन हिसाब लगाकर बोले, बहुत कम होने पर भी 2 बीघे से क्या कम होगी? विजया ने लापरवाही से कहा, बस तो फिर वे ही ले लें, जरा सी जगह के लिए मामले मुकदमे की जरूरत नहीं है। रास बिहारी ने अत्यंत अधिक विस्मय का भान करके क्षोभ के साथ कहा, तुम जैसी लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनने की आशा तो नहीं की थी बेटी। आज बिना बाधा के यदि 2 बीघे छोड़ दें तो कल और 200 बीघे नहीं छोड़ देनी होगी, यह कौन कह सकता है?
लेकिन आश्चर्य है कि इतने बड़े तिरस्कार पर भी विजया विचलित नहीं हुई। उसने सहज भाव से ही प्रत्युत्तर दिया, लेकिन वास्तव में तो हमें 200 नहीं छोड़नी पड़ रही है। मैं कहती हूँ मामूली सी बात पर मुकदमे की जरूरत नहीं है। रासबिहारी मर्माहत हुए। उन्होंने बार बार सिर हिलाकर कहा, यह किसी प्रकार नहीं हो सकता बेटी, किसी प्रकार नहीं हो सकता। तुम्हारे बापू जब मुझ पर सब निर्भर कर गए हैं और मैं जीवित हूँ, तब बिना विरोध किए 2 बीघे क्यों, 2 अंगुल जगह छोड़ देना भी घोर अधर्म होगा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हैं, जिनके लिए पुरानी दस्तावेजें एक बार अच्छी तरह देख लेना आवश्यक है। जरा कष्ट करके उठो बेटी, संदूक ऊपर से ला दो। विजया ने उठने का कोई लक्षण प्रकाशित नहीं किया, बल्कि पूछा, और भी कोई कारण है? रासबिहारी बोले, हाँ है। विजया ने कहा, कौन सा कारण? रासबिहारी ने मन ही मन अत्यंत असंतुष्ट होने पर भी आत्मसंवरण करके जवाब दिया, एक ही तो कारण है नहीं, जो मुंह जबानी उसकी कैफियत तुम्हें दे दूं बेटी। इसी समय गुमाश्ती ने बही खातों के लिए धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया। विजया ने लज्जित भाव से तुरंत कहा, इस वक्त तो हो नहीं सका, उस पहर आकर ले जाइएगा। गुमाश्ता जो आज्ञा कहकर लौट रहा था कि विजया ने पुकार कर कहा, एक काम है, लेकिन कचहरी का वह नया दरबान कितने दिनों से नौकरी पर है जानते हो? गुमाश्ते ने कहा, जान पड़ता है 3 महीने हुए होंगे। विजया ने कहा, खैर जितने भी हुए हों उसकी अब जरूरत नहीं है। इस समय इस महीने के प्रायः 20 दिन बाकी हैं, तो इन दिनों का भी पूरा वेतन देकर उसे आज ही जवाब दे दीजिए। गुमाश्ता विस्मयापन्न होकर देखने लगा। उसने चाहा कि अपराध की बात पूछे, लेकिन साहस ना हुआ। विजया ने यह समझकर ही कहा, नहीं, अपराध के कारण नहीं, वह व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी से छुड़ा रही हूँ, लेकिन वेतन पूरे महीने का दीजिए। रासबिहारी का मुंह लाल हो उठा, लेकिन पल भर के भीतर ही अपने को संभाल कर वे हंसकर कहने लगे, तो फिर बिना अपराध के किसी का अन्न मारना क्या अच्छा है बेटी? विजया उसका जवाब दिए बिना चुप हो रही। यह देखकर गुमाश्ते ने भरोसा पाकर कहना चाहा, तो फिर उसे हाँ विदा कर दीजिए आज ही। विजया बही खाते देखने लगी। गुमाश्ता फिर भी आशा से कुछ देर खड़ा रहा। उसके चले जाने पर रासबिहारी ने 5 मिनट के लगभग स्तब्ध भाव से ठहर कर अपनी प्रार्थना दोहराकर कहा, थोड़ा सा कष्ट उठाकर ऊपर गए बिना काम नहीं चलेगा बेटी। पुरानी दस्तावेजें एक बार शुरू से आखिर तक अच्छी तरह पढ़ डालना जरूरी है। विजया ने मुंह उठाए बिना कहा, क्यों? रासबिहारी ने गंभीर होकर कहा, बताया तो कि विशेष कारण है, बार बार एक ही बात कहने के लिए तो मेरे पास समय नहीं है। विजया ने अपने खाते की तरफ दृष्टि गड़ाए रखकर धीरे धीरे कहा, सो आप ठीक कहते हैं, लेकिन ठीक कारण तो आपने एक भी नहीं बताया। बताए बिना क्या तुम उठोगी नहीं? कहकर और कुछ क्षण प्रतीक्षा करके वे धैर्य खो बैठे। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करती। विजया निरुत्तर नीचा मुंह किए काम करने लगी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी इस चुप्पी का अर्थ इतना सुस्पष्ट, इतना तीक्ष्ण था कि रासबिहारी का मुंह क्रोध से काला हो गया। वे हाथ की छड़ी मेज पर पटक कर बोले, किस लिए तुम मेरा इतना बड़ा अपमान करने का साहस करती हो विजया? किस लिए तुम मेरा अविश्वास करती हो? सुनूं? विजया ने शांत कंठ से कहा, मेरा भी तो आप विश्वास नहीं करते। मेरे पैसे से मेरे ही ऊपर खुफिया नियुक्त करने पर मेरा मन का भाव क्या होगा, सो आप निश्चय समझ सकते हैं। और फिर मेरी अपनी संपत्ति की मूल दस्तावेजें हस्तगत करने का तात्पर्य, यदि मैं कुछ और समझकर संदेह करूं, तो क्या वह अस्वाभाविक होगा या आपका अपमान होगा? रासबिहारी एकदम निर्वाक स्तंभित हो गए। उनकी इतनी बड़ी पक्की चाल कलकत्ते की विलासिता के बीच लाड़ प्यार से पली हुई एक बालिका के निकट पकड़ाई दे सकती है, इस संभावना ने उनकी पक्की बुद्धि में स्थान ही नहीं पाया। और यह तो स्वप्न के भी अगोचर था कि ऐसी बात को वह बिना किसी संकोच के मुंह पर कह देगी। रासबिहारी अनेक क्षणों तक विमूढ़ के समान बैठे रहकर फिर युद्ध के लिए कमर कसकर खड़े हो गए। और इस प्रकृति के व्यक्तियों का अंतिम अस्त्र है, उसे ही तर्कस से बाहर निकालकर उन्होंने इस असहाय बालिका पर निर्ममता से चला दिया। कहा, बनमाली की इज्जत रखने के लिए ही मैंने यह सब किया है। बंधु का कर्तव्य होने के कारण ही तुम्हारी चाल चलन की तरफ मुझे नजर रखनी पड़ी है। एक बिना जान पहचान के हतभागे को मैदान से बुलाकर उसके साथ तुमने कल सारा समय बिता दिया। इसका मतलब क्या मैं समझ नहीं सकता? सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन आधी रात तक उसके साथ हंसी मजाक गपशप करके भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ।
वह रात को कलकत्ते नहीं लौट सका। बहाना करके उसे यहीं रह जाना पड़ा। इसमें तुम्हें जरूर शर्म नहीं लगी, लेकिन हम लोगों का मुंह तो घर के बाहर काला हो गया। समाज में किसी के भी सामने सिर उठाने की गुंजाइश नहीं रही। बात इतनी अधिक मर्मांतक न होती तो शायद विजया अपमान और क्रोध से उसी क्षण चिल्लाकर प्रतिवाद करती, लेकिन इस आघात ने जैसे उसे अवश जड़ कर दिया। रासबिहारी ने छिपी निगाह से अपने ब्रह्मास्त्र की प्रचंड महिमा विजया के रक्तहीन मुंह पर अत्यंत संतोष के साथ देखी। वे क्षण भर चुप बैठे रहे और उसके बाद बोले, तब यह सब क्या अच्छा है? इसे निवारण करने की चेष्टा करना मेरा काम नहीं है। विजया को स्तब्ध बैठे देखकर उन्होंने फिर जोर देकर कहा, नहीं, चुप रह जाने से काम नहीं चलेगा विजया, तुम्हें जवाब देना होगा। तो भी विजया ने बात कही नहीं। तब उन्होंने हाथ की छड़ी फिर मेज पर पटक कर धमकाते हुए कहा, नहीं, चुप रह जाने से काम नहीं चलेगा। यह सब गंभीर बातें हैं, जवाब देना होगा। इतनी देर बाद विजया ने मुंह उठाकर देखा। उसके पांशु ओष्ठाधर एक बार कुछ कांप उठे। उसके बाद उसने धीरे धीरे कहा, मामला चाहे जितना भी गंभीर हो, झूठ बात का मैं आपको क्या जवाब दे सकती हूँ? रासबिहारी ने तेजी के साथ प्रश्न किया, तो क्या तुम इसे झूठ कहकर उड़ा देना चाहती हो? विजया ने और थोड़ा मौन रहकर वैसे ही मृदु कंठ से प्रत्युत्तर दिया, मैं उड़ाना कुछ भी नहीं चाहती काका जी, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यह सरासर झूठ है। इसके साथ यह भी आपको जता देना चाहती हूँ कि आप स्वयं ही इस बात को सबसे ज्यादा जानते हैं कि यह मिथ्या है। रासबिहारी एकदम सिटपिटा गए। वे पहली बात के लिए अवश्य तैयार थे, लेकिन अंतिम बात के लिए बिल्कुल नहीं। विजया किसी भी अवस्था में उनके ही मुंह पर उन्हें मिथ्यावादी और मिथ्या दुर्नाम प्रचारकारी कह सकती है, यह उनकी कल्पना से भी परे था। इस समय उनके निज के शब्द उनके मुंह पर नहीं आए। उन्होंने केवल विजया की बात को ही मशीन के पुतले के समान दोहरा कर कहा, मैं खुद ही सबकी अपेक्षा अधिक जानता हूँ कि यह मिथ्या है। विजया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप गुरुजन हैं, आपसे इस विषय में तर्क वितर्क करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं। जब मामले मुकदमों की आवश्यकता होगी तब आपको बुलवा भेजूंगी, कहकर बगल के दरवाजे से भीतर चली गई। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।